नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। दिल में बाबर और मुंह में राम। आज ये पोस्टर अलग अलग जिलों में लगे हुए नजर आए हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। अयोध्या में ज्यादातर ये पोस्टर लगाए गए और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें वहां पर लगी हुई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया और बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे। इसको लेकर विवाद है क्योंकि चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी चोरी हुआ करती थी और तो और हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज तक पढ़ी जाती थी, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। आज एक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी समाजवादी पार्टी को काफी दिक्कत हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अविरल मलिक साहब, आपका स्वागत कर रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, एक बार फिर से स्वागत, आपने समय निकाला। निखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आपने समय निकाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिल साहब, आपका भी स्वागत कर रहा हूं और इस पत्रकार के तौर पर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविरल मलिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए बीजेपी ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक में पोस्टर हैं, उसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर है। लिखा गया है, कैप्शन दिया गया है कि दिल में बाबर और मुंह में राम। इसको लेकर काफी विवाद हो गया है। सर, क्या ये बात ठीक है कि बीजेपी बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी सरकार में सिर्फ मुसलमानों की सुनी जाती थी, हनुमानगढ़ी परिसर तक में नमाज हो जाया करती थी, और अगर उनके समय में राम मंदिर बना होता और उनकी सरकार होती तो शायद राम मंदिर परिसर में भी यही होता। यही बात है विरल साहब? जी देखिए, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है। बीजेपी का तो ये मानना है, बीजेपी तो ये बताना चाह रही है कि हमने विकास किया है। हमारे कालखंड में अगर बात कर जाए, राम मंदिर निर्माण भव्य तरीके से हुआ। योगी जी के नेतृत्व में जो लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था वो एग्जीक्यूट 100% हुआ। उत्तर प्रदेश में शानदार मंदिर का निर्माण हुआ। ये सच्चाई है, जो मौजूद है हम उसकी स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश के चुनाव का, आगामी चुनाव का और उसके साथ साथ जनता के मध्य में जाने का, तो भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में शानदार तरीके से जनता के मध्य जाएगी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, और जिस प्रकार से अगर बात करें जाए सनातनियों के, हिंदुओं के स्वाभिमान के, अब हम हिंदू हैं तो निश्चित रूप से मेरा अधिकार है अपना पूजा पद्धति को अपनाना, पूजा पाठ करना, और संविधान इस चीज की स्वतंत्रता भी देता है। लेकिन किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांगती है, ना संविधान उसकी इजाजत देता है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, डेवलपमेंट किया, रोजगार की बात की, और साथ उत्तर प्रदेश में अगर बात कर जाए पर्टिकुलरली शानदार तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ, उसके आधार पर हम जनता के मध्य जाएंगे। और रही बात समाजवादी पार्टी की या विपक्ष की, तो उन्हें सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन अभी जो उनके द्वारा तमाम सारी चीजें राम मंदिर के विषय में कही जा रही, राम मंदिर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर निश्चित रूप से जो तफ्तीश है वो भी पूर्ण रूप से जारी है। एसआईटी गठित है, वो जांच कर रही है, सारे लोग पकड़े जाएंगे, सब जेल जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। इस चीज को हमारा तो स्पष्ट कहना है, और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी शानदार तरीके से मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अब रही बात विपक्ष की सवाल उठाने की, तो वो उठाए, हमें उससे आपत्ति नहीं। चलिए ठीक है निखिल साहब, सवाल उठाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अविरल साहब ने यह भी क्लियर कर दिया कि जात पात पर हम राजनीति नहीं करते, विकास के नाम पर राजनीति होती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो हनुमानगढ़ी परिसर तक में वो नमाज करवा दिया करती थी, इफ्तार पार्टियां होती थी, तो मुसलमानों के चहेते तो आप थे, लेकिन हिंदू विरोधी आपने काम किए हैं, इसलिए हिंदुओं का वोट आपको नहीं मिलता, और इसलिए आप 2 बार से बाहर हैं सत्ता से, 2017 में भी और 2022 में भी। हर्ष जी, जैसे आपने अविरल मलिक जी को 3.25 मिनट सुना है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप कृपा करके मुझे भी कम से कम 2.5 मिनट तो मुझे भी सुनिएगा, लेकिन आप कृपा करके मेरे बीच में मत बोलिएगा। लेकिन उनके 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 1 मिनट 50 सेकंड हुए हैं सर, आप 2 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपका, आपने मुझे समय दिया। हर्ष जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी सभी समाज की पार्टी है। समाज पार्टी में कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है, समानता की पार्टी है। हम समानता की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं। इस हमारे भारतीय जनता पार्टी को, और अगर समाज पार्टी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में आई है, 37 सीट जहां समाज पार्टी खुद लेकर आई है, गठबंधन मिलाकर 43 सीट, वहां पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीटों पर रह गई है, और जो 7-8 ऐसी सीटें रह गई जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शाम को लाइट भगवाकर वहां पर अपना चुनाव जीत लिया। और इसको छोड़ दिया जाए, आपने अभी हनुमानगढ़ी की बात करी है, तो मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारे साथी बहुत सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं, अविराल जी भी कम से कम 5-6 साल से पैनल में बैठे हैं, वो भी बहुत एक शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। मुझे एक बार महंत ज्ञानदास जी के बारे में बता दीजिएगा कि महंत ज्ञानदास जी कौन थे,
मैं बता दूंगा आपको कि महंत ज्ञानदास जी हनुमानगढ़ी के महंत थे, और उस समय महंत ज्ञानदास जी ने एक पहल की कि कैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक बने अयोध्या में, तो उन्होंने एक इफ्तार पार्टी अपने आश्रम में की थी। और जब बाबरी मस्जिद के कुछ डेलीगेशन जब वहां पर इफ्तार पार्टी में महंत ज्ञानदास जी द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में उनके आश्रम में गए, तो एक खबर फैला दी गई कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी है ना, हनुमानगढ़ी की सीटों पर नमाज पढ़ी है। बिल्कुल एक झूठा नैरेटिव चला दिया गया था। और उसके बाद महंत ज्ञानदास जी ने तो पुलिस से बोला कि आप उन्हें पकड़ो जिन्होंने ये झूठी खबरें फैलाई है, और कम से कम ये झूठी खबरें नहीं फैलानी चाहिए थी। और उसके बाद से ही ऐसी तल्खियां बढ़ने लगी, उसके बाद तो फिर ऐसी इफ्तार पार्टी हुई नहीं। तो हम तो साफ तौर पर ये देखना चाह रहे हैं, हर्ष भाई 1 मिनट रुकिए, अभी मेरी पौने 2 मिनट हुई है। हर्ष भाई कम से कम ये देख लेना चाहिए कि उसके बाद की ना कोई फोटो आई है, ना कोई वीडियो आई है, मतलब कि कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी हर्ष भाई, मात्र और मात्र ऐसे चलिए आसमानी ठीक है, अब तत्वों आपके ने 2 मिनट हो ऐसी गए, मैं खबर। सवाल का जवाब लेता हूं। मैं आपको काउंटर कर ही नहीं रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं आपको काउंटर कर ही नहीं रहा हूं, अभी मैं बाद में आपको काउंटर करूंगा। अखिल साहब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी से इस सवाल का मैं जवाब लेना चाहता था, क्योंकि निखिल साहब ने ये सवाल पूछा। लेकिन अखिल साहब, अगर मैं बात करूं 2027 के चुनाव की, क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव बेहद नजदीक है, और अगर मैं बीजेपी की बात करूं या समाजवादी पार्टी की बात करूं, तो देख लीजिए दोनों के बीच ही अहम मुकाबला होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तो अलग बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से करे या किसी और पार्टी से करे। लेकिन आपको लगता है कि राम मंदिर का यह मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव वार पलटवार का दौर चल रहा है उनके बीच, ये कहीं ना कहीं जनता को इफेक्ट करेगा, और जनता भी सोचेगी कि हाँ कौन सही कौन गलत, और उसके बाद वोट डालेगी। देखिए हर्षद जी, जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो बहुत जानकार है। और जहाँ तक जो प्रकरण है 2027 के चुनाव का, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी समीकरण ठीक करने की कवायद में लगी हुई हैं। और जो राम मंदिर का जो मामला हुआ है, जो गबन का जो पूरा मामला हुआ है, इसको लेकर के जब अखिलेश यादव ने इसकी आवाज उठाई, तो अखिलेश यादव की आवाज उठाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो कहीं ना कहीं पूरी कड़ी जो थी वो अखिलेश यादव तक घुमाते हुए नजर आए। और उनका कहना, जो अभी पोस्टर्स वाली बात आई कि मन में पावर है और जवान पे राम है, तो ये भी कहीं ना कहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि अखिलेश यादव के मन में क्या पावर भरा चलिए हुआ ठीक है। है, मैं माफी चाह रहा हूं अखिल साहब, मैं एक बार फिर से अपील कर रहा हूं कि आपके पीछे कोई व्यक्ति है, आप प्लीज उसे फ्रेम से हटाइएगा, क्योंकि ये डिबेट हम आप तीनों से कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास। अविरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहता था, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू था, उस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं समाजवादी पार्टी से सवाल लेता हूं। अविरल साहब। नहीं, बिल्कुल ये स्पष्ट है, इन्हें अधिकार है सवाल उठाने का, उसमें कहाँ कोई समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कहते हैं कि भाई विपक्ष को अधिकार है सवाल उठाने का, विपक्ष सवाल करे, उसमें कोई समस्या नहीं है, एविडेंस और फैक्ट्स के आधार पर करे, बस शर्त ये है। बाकी विपक्ष मजबूत हो तो निश्चित रूप से लोकतंत्र ही अल्टीमेटली मजबूत होता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, और योगी जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश राम मंदिर के विषय में भी, एसआईटी के विषय में दिया गया, वो संशोधित है, बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी चीज रही बात धर्म की राजनीति की, तो धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, उत्तर प्रदेश विकास की राजनीति पूर्ण रूप से हम कर रहे हैं। और रही बात जो राम मंदिर वाला प्रकरण है, उसमें भ्रष्टाचार की, करप्शन की, अगर हुआ है तो सब सामने आएगा, छोटा हो बड़ा हो, ऊपर का हो नीचे का हो, किसी पद पे हो किसी पद पे ना हो, किसी संगठन का हो किसी संगठन का ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई अपराधी है, किसने कुछ गड़बड़ की है, किसने लूट खसोट की है, भ्रष्टाचार किया है, गबन किया है, घोटाला किया है, भगवान श्री राम के मंदिर से चोरी करने का काम किया, तो निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होगी। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा सवाल समाजवादी पार्टी से पूछता हूं सर, और अखिल साहब आपसे भी मैं सवाल लूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता निखिल साहब यहां पर है। निखिल साहब, चलिए ठीक है, आपने राम मंदिर चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया, मैं उसकी तारीफ कर देता हूं। चलिए, विपक्षी पार्टी ने कोई तो मुद्दा सबसे पहले उठाया, हालांकि एक अभिषेक उपाध्याय पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया, उसके बाद ये मामला अखिलेश यादव तक पहुंचा। लेकिन अखिलेश यादव अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में वही है। लेकिन सवाल यह है कि राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाने वाले वक्फ बोर्ड के घोटाले पर आखिर क्यों चुप हैं? रिजवी सामने तो आज मौलाना साहब का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बड़ा घोटाला हुआ है। अखिलेश यादव तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, मौलाना साहब पूछ रहे हैं। सर उसको तो जवाब दीजिए, उनको तो जवाब दीजिए कि राम मंदिर बड़ा आप अपनी जुबान से निकाल रहे हैं, लेकिन वक्फ को लेकर एक शब्द नहीं, ये कैसी राजनीति? हर जी, मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने वक्फ बोर्ड की बात की है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर जहां भी चोरी हो रही है तो लाजमी बात है कि कोई साथी चोर,
कोई चोरों का चोर जो साथी वो चोरी कर रहा होगा, एक समूह चोरी कर रहा होगा, तो चोर तो हमेशा चोर होता है। सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। और जहां पर आपने तो चोरों के साथ भेदभाव कैसा कर रहे हैं आप? राम मंदिर चोरों के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड घोटाले के चोरों के लिए सांत्वना जता रहे हैं। ये कैसा भेदभाव है बिल्कुल भाई? आवाज उठा रहे हैं, नहीं बिल्कुल। बल्कि हर्ष भाई, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम हिंदू हैं तो हम अपने मंदिरों की बात करेंगे ना, और जो हमारे मोहम्मदन समाज के साथी वो अपने मस्जिद की बात करेंगे, वो अपने मस्जिद आप घोटाला हो जाएगा। मुसलमान की बात नहीं करेंगे? आप मुसलमान की बात नहीं करेंगे? अगर आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान की बात नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है। नहीं, हम अगर डॉक्टर निखिल खत्री साहब हिंदू हैं तो मुसलमान की प्रणाली बात का नहीं पता ही करेंगे। ना हो मस्जिद में होता क्या है क्या नहीं होता, तो जो हमारे मोहम्मदन समाज के साथ अगर आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान की बात नहीं करेंगे। आप ये कह दीजिए लाइव डिबेट में, फिर मुसलमानों तक ये मैसेज जाए कि आप मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। मुसलमानों को धोखा देने का काम आपने आज तक किया है। हर्ष भाई, आप तो इतना डिस्टर्ब करते हैं, आप कुछ बोलने नहीं देते हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, अगर डिस्टर्ब नहीं करूंगा तो जवाब कैसे देंगे आप? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी मोहम्मदन समाज के साथी ने बोला चोरी हुई है तो कम से कम उसकी जांच, और थोड़ी बहुत जब जांच हो जाएगी तो सभी के सामने आप सवाल उठाएंगे नहीं उठाएंगे? और हम सभी सवाल उठाएंगे। सवाल उठाना तो बिल्कुल है, चोर तो चोर होता है भाई। अखिलेश यादव का बयान क्यों नहीं आया? अखिलेश यादव का ट्वीट क्यों नहीं आया? अखिलेश यादव जी का बयान बस आ जाएगा। अखिलेश यादव जी का बयान बस आने वाला है कि बस क्या पता वही चीज देख रहे हो कि क्या पता कोई बड़ी चोरी ना हो, इसलिए कोई बड़ा बयान उनका आएगा। तो बात इस पर होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करनी चाहिए, चोर को हमेशा चोर की नजर से देखना चाहिए। नहीं सर, हिंदू मुस्लिम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है सर। वक्फ बोर्ड के मुद्दे को आप नहीं उठा रहे हैं, दिक्कत ये है। अकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है? जो मुद्दा अभी तक उठाया उस पर तो कार्रवाई हुई नहीं है। जो मुद्दा पार्टी ने उठाया उस तक तो उसकी कार्रवाई का देख लीजिए आप, कितना ढीला मामला पड़ा है। बताइए, कोई मुख्य आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया है। आप उस पर तो बात करें ना, ठीक है? वक्फ बोर्ड अपना देख लेगा, वक्फ बोर्ड की जो भी उसमें धांधलेबाजी हुई है वो सभी के सामने। चलिए ठीक है अकील साहब, उस पर कार्रवाई हो जाएगी, जो मुख्य मुद्दा उस पर तो है ना। मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ है, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना रिजवी साहब कह रहे हैं, और उनके पास सबूत हैं। वो कह रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 सबूत हैं। आज मेरी सहयोगी जिनका नाम प्रवीण शेख है, उनके तरफ से लाइव बातचीत की गई रिजवी साहब से, और रिजवी साहब ने ये कहा कि मैं सबूत दे के भी आऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव विपक्षी पार्टी के नेता सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? भाई हमारा समर्थन करें ना। वो राम मंदिर इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हिंदुओं का वोट चाहिए, मुसलमानों के साथ वो धोखा करते हैं, इसलिए मुसलमान अब उन्हें याद नहीं आ रहा। अखिल साहब, नहीं, कौन धोखा करता है मुसलमानों से? एक मिनट के साहब, आऊंगा मैं आपके पास। मैंने बोल रहे कौन धोखा करता है? सर, हमारे कैपिटल टीवी ने बातचीत रिजवी साहब से की है, जो रिजवी साहब का बयान सामने आया उसके आधार पर सवाल पूछ लेने दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास अखिल साहब। हर्ष जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पूरा प्रकरण है राम मंदिर में घोटाले के बाद वक्फ बोर्ड पर भी टारगेट करना शुरू किया गया। सबसे पहले तो ये चीज वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ या नहीं हुआ? टारगेट की बात छोड़िए, घोटाला हुआ या नहीं हुआ? वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है वो सरकारी संपत्ति नहीं होती है। वक्फ बोर्ड में जो भी घोटाला हुआ या नहीं हुआ, मैंने संपत्ति नहीं पूछी, रूल रेगुलेशन बताए सर मुझे भी। घोटाला हुआ या नहीं हुआ? हर्ष जी, घोटाला नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी जमीनें इस तरीके की नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो वक्फ में दर्ज होती है उसको बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। तो किसी काश्तकार के नाम नहीं हो सकती, किसी पब्लिक के, किसी लोगों के नाम नहीं हो सकती। ठीक है, छीनने का अधिकार है, बेचने का अधिकार नहीं है। आम लोगों की जमीन छीनने का अधिकार है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ना बेचने का अधिकार है ना छीनने का अधिकार है। वक्फ बोर्ड को जमीन सिर्फ देखने का अधिकार है। वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों की सुरक्षा करती है, और ऐसे जमींदार लोग जो वक्फ बोर्ड में जमीनें दान करते हैं कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, आपके पास जो सबूत है वो झूठे हैं, आप कह रहे हैं? आप झूठा कह रहे हैं, झूठा करार दे रहे हैं, यानी क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अफजल साहब बताएं कि जमीनें वो कहां से आई। नहीं, मैंने अफजल साहब की बात ही नहीं की, मैं तो रिजवी साहब की बात कर रहा हूं। रिजवी साहब सबूत लेके आए हैं सर। मेरी बात सुनिए, कैपिटल टीवी का एक प्रोग्राम जाता है यूपी के मुसलमान, लाइव इंटरव्यू देख लीजिएगा। एक मिनट रुकिए, आइए मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट रुकिए सर, पहले सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम सभी लोगों से बातचीत करते हैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब निखिल साहब से तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अखिलेश यादव साहब से भी बातचीत करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, इलेक्शन तक रुक जाइए, इलेक्शन आने दीजिए, बिल्कुल आएगा। हाँ ठीक है निखिल साहब, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अखिलेश यादव साहब से भी मैं बातचीत करूंगा और उनसे भी सवाल पूछूंगा।
लेकिन अगर रिजवी साहब ने हमने बातचीत की है तो क्लियर कट अकील साहब उन्होंने कहा है कि भैया सबूत है मेरे पास, और मैंने सबूत विपक्षी पार्टियों को दिखाने का काम भी किया, लेकिन विपक्षी पार्टी ने एक नहीं सुनी। अब इस सवाल का जवाब अकील साहब दे दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं निखिल साहब के पास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही है वो। अकील जी सर, क्या कह रहे हैं? रिजवी साहब ने कहा सबूत है, विपक्षी पार्टी को दिए, लेकिन विपक्षी पार्टी ने एक सवाल नहीं उठाया। रिजवी साहब के पास कोई भी सबूत नहीं है। रिजवी साहब पूरी सोची समझी साजिश के तहत इसको मामले को सिर्फ रिंगर ऑन कर रहे हैं। अगर कोई सबूत होता तो अभी तक इन्होंने दिया क्यों नहीं? और अगर सबूत अगर होता, घोटाला हुआ था, तो उसमें अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? SIT का गठन क्यों नहीं किया गया? तमाम जो कार्रवाइयां थी वो क्यों नहीं की गई? भाई गबन मंदिर में हुआ है तो SIT की टीम का भी गठन किया गया, मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब जब वहां कुछ हुआ ही नहीं है तो ऐसे लेटर लिखने से कोई किसी के लिए उससे क्या हो जाता है? अकील साहब आप भूल रहे हैं, रुक जाइए, मैं समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा, लेकिन अविरल साहब आपके पास आता हूं। आप तो वकील भी हैं सर, आपको कहीं ना कहीं ये दर्शकों को बताना चाहिए कि अगर कोई मामला सामने आता है उसी के बाद SIT गठित होती है। वक्फ बोर्ड घोटाले का मामला अभी सामने आया है, राम मंदिर का मामला पहले सामने आया, SIT की जांच को 1 महीना पूरे होने को आया है। तो अकील साहब को ये बताने की कृपा करेंगे आप? अविरल साहब 1 मिनट आ रहा हूं सर आपके पास, अविरल साहब क्लियर करिए, फिर मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊं। जी देखिए, अगर वक्फ बोर्ड की विषय की बात कर ली जाए, वक्फ घोटाला और वक्फ बोर्ड पे करप्शन, तो वक्फ बोर्ड में तो जो लोग बैठे हुए हैं कुछ अमीर लोग हैं, कुछ पूंजीपति एक प्रकार से लोग हैं जो राजनीति में हैं, जिनका राजनीतिक हित भी निकल रहा है और उनका जेब खर्च भी बढ़िया तरीके से वक्फ बोर्ड से निकल रहा है। सारी कमी एक तरीके से अगर बात करी जाए, जितनी लैंड है, जितनी प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा जमा के कुछ लोग बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद वो भाषण भी देते हैं और तमाम सारी चीजें करते हैं। AIMIM के लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो और लोग हो, तो इस टाइप के जो लोग हैं, इन सब लोगों का क्या बेनिफिट है? कम से कम इस चीज की जांच भी होनी चाहिए और ये मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण मुद्दा है। बस इतना ही बात आपसे पूछना था, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। देखिए सुनिए, वक्फ की जमीन से किसी गरीब मुसलमान को कभी लाभ हुआ क्या? किसी गरीब मुसलमान को वक्फ की जमीन से कभी लाभ नहीं हुआ। आवास योजना के माध्यम से पक्का मकान, हमारी आवास योजना, उससे मुसलमानों को मिलता है, लेकिन कभी वक्फ की जमीन पे मिला क्या? ये एक सवाल है। चलिए ठीक है निखिल साहब, अविरल साहब ये कह रहे हैं सरकार की संपत्ति सरकार के अधीन है। वक्फ बोर्ड में IAS अधिकारी उसकी निगरानी करता है। IAS अब अधिकारी करता है। 1 मिनट सुन लीजिए अकील साहब, मेरे को निखिल साहब से सवाल लेने दीजिए, निखिल साहब भी थोड़ा सा जवाब देंगे, ठीक है? अकील साहब देखिए, वक्फ की अगर मैं बात करूं ना सर, वक्फ कानून का विरोध विपक्षी पार्टी ही कर रही थी, और अगर हम वक्फ की बात करें ना, ऐसे सबूत है सर, आप कहेंगे आपको मेल कर दूंगा, आप कहेंगे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप कहेंगे यहां पर मैं आपको दिखा दूंगा। वक्फ बोर्ड ने, जब वक्फ की अगर मैं पहले बात करता हूं, गरीबों की जमीनों को छीना है, एक नहीं कई जमीनें छीनी गई और उसके सबूत हैं। अब जब वक्फ बिल आया तो विपक्षी पार्टी ने विरोध किया। अब आप ही कह रहे हैं कि वक्फ में ये लोग होते हैं, इसका तो कोई औचित्य नहीं बनता। अच्छी बात है, आपने स्वीकार तो किया कि वक्फ में अब थोड़े बदलाव हुए हैं कानून आने के बाद। निखिल साहब आपके पास आ रहा हूं। निखिल साहब, वक्फ बिल का विरोध आप लोग करते हैं, ठीक है, और वक्फ बिल को लेकर अभी अविरल साहब ने कहा कि भैया देखिए केंद्र सरकार लाई, लेकिन इससे पहले वक्फ किस तरीके से गरीबों की जमीन को हड़पने का काम करती थी और विपक्षी पार्टी होल्ला मचाती थी। आज वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला का मामला सामने आ रहा है, लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। हर्ष जी, जो आपने वक्फ बोर्ड का ये मुद्दा बोला है वो एक्चुअली असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। जब सरकार जब एक मुद्दे में इतना उलझ गई है, जो भारतीय पार्टी के मुख्यमंत्री जब अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो कहाँ वो दूसरे लोगों को न्याय दिला पाएंगे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। और अगर बार बार वक्फ बोर्ड की बात करें तो भाई सरकार कार्रवाई करे। सरकार के हाथ किसने बांध रखे हैं? जब विपक्ष अभी तक राम मंदिर चोरों के लिए विपक्ष इतनी जनता को जागरूक किया, सरकार को जागरूक किया, फिर भी सरकार नहीं कुछ कर पा रही। सरकार मात्र खाना पूर्ति 7-8 अरेस्टिंग दिखाने के बाद सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। तो बात इस पर भी हुई ना हर्ष जी, आपने तो एक मुद्दा पकड़ लिया है, वक्फ बोर्ड, तो आप सरकार से बोलिए ना, सरकार क्या कर रही है? 9 साल से तो सरकार है, सरकार ऐसे कानून तो बनाए जिसके साथ किसी के भी साथ अन्याय ना हो, सारे के सारे सरकारी सीमाओं में आए। ये क्या सरकार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सरकार तो चलिए ठीक है, अब मैंने एक मुद्दा पकड़ लिया, अब मैं कई मुद्दे बताता हूं। 1 मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए। हटाने के लिए सरकार ऐसी बातें लेकर आ रही है। मुद्दे बताता हूं आपको, ठीक है? आप ही कह रहे हैं कि मैंने एक मुद्दा पकड़ लिया, वक्फ का मुद्दा। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपके सामने मैंने एक मुद्दा पकड़ा वक्फ का, जो आपको थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कितने ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अखिलेश यादव सड़कों पर है? मुझे बताइएगा जरा।
जंतर मंतर पर कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं अलग छोड़ देता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहां पर है, मुझे बताइए। अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई चरम पर है, तो अखिलेश यादव कहां पर है, सड़कों पर हैं क्या? अखिलेश यादव सिर्फ सदन में जाने का ख्वाब, एक मिनट सुन लीजिए सर, आपको मैं पूरा समय दूंगा, नहीं होगा तो ज्यादा और समय दूंगा निकालकर, अपने अब बात करूंगा चैनल से, आपको और समय दूंगा। लेकिन अखिलेश यादव सड़कों पर कब आएंगे सर? सदन के बाहर झंडा उठा लेने से या फिर पोस्टर लहरा देने से कुछ नहीं होगा। आपको विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड का मुद्दा लेकर बैठा हूं, तो उतरिए ना महंगाई के मुद्दे पर, उतरिए ना पेपर लीक के मुद्दे पर, उतरिए ना कई मुद्दों पर। सड़कों पर आप नजर नहीं आते हैं निखिल साहब। जी, आपने जंतर मंतर की बात की, तो वहां जंतर मंतर मतलब मैं भी गया था और हमारी पार्टी के सांसद भी जा रहे हैं। और 20 मैंने तारीख को अखिलेश यादव साहब से पूछा है, अखिलेश यादव की तस्वीर कब नजर आएगी? आपकी तो मैं तारीफ करता हूं निखिल साहब, आपकी तो मैं तारीफ करता हूं। आप यहां पर बैठते हैं और पूरा तर्क वितर्क करते हैं, मैं तारीफ करता हूं आपकी। अखिलेश यादव कब पहुंचेंगे, सवाल मेरा ये। नहीं, आपने आज तक कभी ये पूछा भाई भारतीय जनता पार्टी कोई नेता मंत्री वहां पर कब पहुंचेगा? वहां से उनके सुनने वाला कौन पहुंचेगा? नेशनल मीडिया वहां पर कब पहुंचेगा? क्या आपने इस चीज का कभी पूछा कि उनकी सुनी कब जाएगी? सोनू वांगचुक जी के प्राण जाने वाले हैं, पर आपने कभी पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे सुन क्यों नहीं रहे? आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अगर आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हो, तो आप हर जी, आप जिस दिन आप अपने कैपिटल टीवी नोएडा के स्टूडियो से बाहर निकलोगे ना, तो उस दिन आपको पता लगेगा कि समाज पार्टी और मान्य अखिलेश कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं। एक मिनट रुकिएगा, अब निखिल साहब रुक जाइए। आपने सीधा मेरे पे सवाल उठाया है, तो मैं जवाब देता हूं। एक मिनट रुक जाइए सर, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सर, मैं अपनी बात कर लेता हूं। निखिल साहब, वैसे तो मुझे करनी नहीं चाहिए थी लाइव डिबेट में, लेकिन कर लेता हूं। 2016 में जब बुरहान वानी का मैटर आया था जम्मू, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया कि आप स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तब आपको पता लगेगा सच्चाई क्या है। सुन लीजिए, अब निखिल साहब सुनिएगा प्लीज, मेरी भी सुनिए, रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है। अगर आप पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं तो पत्रकारों को जवाब देने का हक भी तो है सर, ठीक है, मेरे को जवाब देने का हक भी रखिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। अखिलेश यादव का गुणगान आप कर लीजिएगा, रैली में जाइएगा, बहुत समय है, 2027 नजदीक है। सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए निखिल साहब, एक मिनट रुक जाइए, नहीं पूछ पाएंगे, आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं आपको पूरा समय दूंगा और आपसे एक एक करके सवाल भी पूछूंगा। लेकिन सर, सवाल कहीं है जिससे पूछे जाने चाहिए। अगर आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं तो थोड़ा सा उसका जवाब भी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा समय दूंगा। आपने कहा कि नोएडा के स्टूडियो से आप बाहर निकलेंगे तो आपको सच्चाई पता लगेगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर, 2016 में जब बुरहान वानी का मैटर चल रहा था, जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता मैंने की हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, मैंने किया। बिहार के अंदर हुआ, तब भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए। और आपको मैं वादा करता हूं सर, आपसे आकर ग्राउंड जीरो पर सवाल पूछूंगा। चुनाव आने दीजिए, तारीख का अनाउंस होने दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं। अब मैं सवाल ले रहा हूं, इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। समाजवादी पार्टी से सवाल ले रहा हूं। समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी के लिए हम बार बार ये कह रहे हैं, आप फिर बुरा मान जाएंगे कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही कड़ा मुकाबला है, इस बात को मानिए। लेकिन बीजेपी के पास ऐसे मुद्दे हैं जिससे उठाकर वो जनता को आकर्षित भी करती है और बताती है कि भैया आपके लिए हमने काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर जनता भरोसा न 2017 में कर पाई, न 2022 में कर पाई। 2027 में क्या हुआ? मुद्दे हैं 27 में क्या मुद्दे हैं सर? 24 लोकसभा चुनाव है सर, 24 में चुनाव नहीं, तो मैं तो आपको बोलना चाह रहा हूं, केंद्र में मोदी साहब विराजमान है, केंद्र में अखिलेश यादव की सरकार नहीं है। आप ये नहीं बता पाएंगे 24 में केंद्र में अखिलेश यादव की सरकार नहीं है निखिल साहब, केंद्र में अखिलेश यादव की सरकार नहीं है। केंद्र में अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, केंद्र में अखिलेश यादव की सरकार नहीं है। तो पंचायत चुनाव आप क्यों नहीं करवा रहे हो? इतना अगर सरकार ने तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहा? एक बार आपने पूछा है। ठीक है, अविरल साहब वो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, पंचायत चुनाव आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? भैया जवाब दे दीजिए, फिर समय भी हो रहा है, जल्दी से अकील साहब के पास भी जाना है। देखिए, वो तो अब अगर बात कर जाए, अगर असल मुद्दों की बात की जा रही है, विकास की बात की जा रही है, किसान की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य की बात की जाती है, तो निश्चित रूप से इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच जाते हैं। 2014 में, 2019 में, 2024 में, उत्तर प्रदेश में 2017 में, 2022 में और अगली बार 2027 में। और उसके साथ साथ राज्य दर राज्य अगर बात कर जाए, चाहे दिल्ली की बात हो, बंगाल की बात हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, या फिर महाराष्ट्र प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट में असम हो और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य हो, साउथ की बात हो जहां भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ रेट और वोट बैंक बड़ा है,
और तमाम सारे राज्य हैं, निश्चित रूप से इन्हीं मुद्दों के आधार भारतीय जनता पार्टी गई है। बिहार प्रदेश में भी आदरणीय नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी शानदार ठीक है तरीके से अवरेज साहब, मजबूती माफी चाह रहा हूं, समय थोड़ा कम है, 1 मिनट मुद्दा। निखिल साहब, हाथ जोड़ने से पहले मुद्दा सुन लीजिएगा, मैं क्लोजिंग कर रहा हूं, लेकिन मुद्दा पूछ लेता हूं आपसे भी। अवरेज साहब ने मुद्दा बता दिया कि हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपका मुद्दा क्या होगा? जल्दी से जाते जाते बताइए दर्शकों को, मुद्दा क्या होगा? विरोधी रहेगा योगी मोदी का, या फिर मुद्दा भी आपका कुछ होगा? हमारा हर जी एक ही मुद्दा 27 में कि भाजपा जाएगी, उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी, और यही मुद्दा लेकर जनता इस बार वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा पूछा है सर, ये तो नारा हुआ, और समाज पार्टी को ये अंदर तो लेकर नारा हुआ। मुद्दा पूछा है, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? ये तो नारा दे दिया आपने, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा इस समय हमारे पास एक ही रहेगा, वो है समानता। समानता और समाजवाद हमेशा हमारा मुद्दा रहा, और ये मुद्दा लेकर ही हम जनता के बीच जाएंगे, और जनता हमारी बात बखूबी से समझेगी। और इस चलिए ठीक है, अकील साहब जल्दी से आप भी जवाब दे दीजिए कि क्या क्या मुद्दों पर ही चुनाव होगा, या फिर हम देखते हैं कि अनेकों मुद्दे होते हैं जो जनता से जुड़े नहीं होते, उसी पर चुनाव होगा? जल्दी से, जनता से जुड़े मुद्दे पर चुनाव होने वाला है, या अन्य जो मुद्दे होंगे उस पर चुनाव होगा? अब चुनाव हर जब आपको स्पष्ट कर दें, अब चुनाव होगा डीजल और पेट्रोल पे, अब चुनाव होगा गैस सिलेंडर पे, बढ़ती महंगाई पे, और जो गाड़ियां जो माइलेज जो कम देने लगी हैं, इस पे भी चुनाव होगा। अब जनता चूंकि सारी चीजों को जान चुकी है, अब हम लोग खुद कार चलाते हैं, माइलेज देख रहे हैं, जो माइलेज 20 का देती थी अब वो 12 का माइलेज हो गया है। चलिए ठीक है, लगता है आप अपना दुख यहां पर सुना रहे हैं। चलिए ठीक है अवरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। निखिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आप मेरे साथ जुड़े हैं। और अकील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राम मंदिर मुद्दे पर हम लगातार बातचीत कर रहे थे, क्योंकि चोरी का मुद्दा बड़ा है और इस वक्त बीजेपी सरकार ये कह रही है कि इस मुद्दे पर पूरी निगरानी रख रहे हैं और हम एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर जो बीजेपी ने पोस्टर लगाया है उसको लेकर बवाल हुआ, और इससे हमने सवाल पूछा, बात पते की। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते के लेकर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।